अमेरिका से जारी तनाव के बीच रूस ने एक सैन्य अभ्यास कर फिर अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की। जो बाइडेन की अमेरिका की सत्ता संभालने के बाद ये रूस का दूसरा सैन्य अभ्यास है, जिसमें हमलावर सैनिकों की एक टुकड़ी बड़े विमान में सवार हुई, जिसके बाद विमान ने जल्द ही आसमान की तरफ उड़ान भरी। विमान की कुछ ऊंचाई तक पहुंचने के बाद उसमें सवार सैनिकों ने नीचे छलांग लगानी शुरू की। पैराशूट की मदद से ये जवान एक बर्फीले इलाके में उतरने लगे। इस अभ्यास में शामिल सभी जवानों ने जमीन पर सफल लैंडिंग भी की। राज्यसभा की कार्यवाही के दौरान दिग्विजय सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया अचानक आमने सामने आ गए। दोनों के बीच न कोई तकरार हुई, न कोई बहस, लेकिन पूरी संसद खिलखिलाकर हंसने पर मजबूर हो गई। और इसकी शुरुआत तब हुई जब ज्योतिरादित्य सिंधिया का भाषण खत्म हुआ। हजारों बर्ग गिरे सभापति महोदय, लाख आंधियां उठें, वो फूल खिल के रहेंगे जो खिलने वाले हैं। धन्यवाद। अगले ही पल सभापति वेंकैया नायडू ने दिग्विजय सिंह का नाम ले लिया, जिस पर सांसद खिलखिलाकर हंसने लगे। श्री दिग्विजय सिंह जी। सांसदों को हंसता देख स्पीकर भी सफाई देने लगे। मैंने कुछ परिवर्तन किया नहीं, उसमें तो वो लिस्ट में जो आए उसी के हिसाब से मैंने बुलाया। माहौल कुछ हल्का हुआ तो दिग्विजय सिंह भी चुटकी लेने से नहीं चूके। माननीय सिंधिया जी को बधाई देता हूं माननीय सभापति महोदय, जितने अच्छे ढंग से वे यूपीए सरकार में सरकार का पक्ष रखते थे, उतना ही अच्छे ढंग से उन्होंने आज भाजपा का पक्ष रखा है। जवाब सिंधिया ने भी दिया और दोनों नेताओं का मध्य प्रदेश वाला रिश्ता साफ हो गया। आपको बधाई हो। वाह जी महाराज, वाह, वाह जी महाराज। प्लीज प्लीज हमेशा रहेगा। आप जिस पार्टी में रहे, आगे भी जो हो, हमारा आशीर्वाद आपके साथ था, है और रहेगा। ये घटना तब हुई जब राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा चल रही थी। चौरी चौरा शताब्दी महोत्सव में संबोधित करते हुए पीएम ने एक बार फिर देश के किसानों को भरोसा दिया कि सरकार उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। 1000 और मंडियों को इनाम से जोड़ा जाएगा। मंडी में जब किसान अपनी फसल बेचने जाएगा तो उसे और आसानी हो जाएगी। ये सब फैसले हमारे किसान को आत्मनिर्भर बनाएंगे। एक तरफ पीएम देश के किसानों के फायदे की बात कर रहे हैं, तो दूसरी ओर विपक्षी नेता भड़काऊ बयान देने से बाज नहीं आ रहे। इस बार एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने किसानों को उकसाने वाला बयान दिया। ऐसी ही परिस्थिति जब आएगी, आज जो शांति से वो किसान वहाँ बैठा है, शायद ये शांति का रास्ता छोड़कर कोई अलग रास्ते पर जाएगा, तो इसकी पूरी जिम्मेदारी आज भारतीय जनता पार्टी के सरकार को लेनी पड़ेगी। संसद में हाल ही में पेश किए गए आम बजट की खासियत बताने के लिए बीजेपी एक बड़ा अभियान चलाने वाली है। न्यूज़ 18 के अमिताभ सिन्हा की रिपोर्ट है कि बीजेपी का ये प्रचार अभियान 6 से 7 फरवरी और 13-14 फरवरी के बीच देश भर में चलाया जाएगा, जिसके तहत देश के लोगों को बजट की खासियत बताई जाएगी। इसके लिए बीजेपी के बड़े नेता और केंद्रीय मंत्री राज्यों की राजधानियों और बड़े शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। साथ ही जनता के बीच सभाएं करने के निर्देश भी बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की ओर से दिया गया। इसके अलावा बजट की बातों को सोशल मीडिया के जरिए भी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। नाना पटोले महाराष्ट्र में कांग्रेस के अध्यक्ष बन सकते हैं। महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। खबर है कि कांग्रेस उन्हें प्रदेश में पार्टी अध्यक्ष बना सकती है। सिंगापुर के इमरान ख्वाजा को कुछ समय के लिए आईसीसी का डिप्टी चेयरमैन चुना गया। उन्हें 17 में 9 वोट मिले। इस तरह उन्हें 1 वोट से जीत हासिल हुई। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने एक ट्वीट किया और बताया कि देश के 100 जिलों में किसानों की फसलों के नुकसान का जायजा ड्रोन से लिया जाएगा। उत्तराखंड की गंगोत्री घाटी में बड़ी संख्या में कई विदेशी पक्षी पहुंचे हुए हैं। वन विभाग को उम्मीद है कि इन पक्षियों को देखने के लिए वहां पर्यटकों की संख्या में इजाफा हो सकता है। छात्रों के आंदोलन को दबाने के लिए ताकत का सहारा लेने वाला तुर्की अब सवाल उठाने वाले अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पर ही खींच उतार रहा है। राष्ट्रपति
एर्दोगान वहां की यूनिवर्सिटियों में दखल बढ़ाकर अपनी विचारधारा थोपना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने अपने वहां खास लोगों की नियुक्ति भी की है। लेकिन छात्रों को उनका ये फैसला बिल्कुल भी रास नहीं आया। उनकी इस तानाशाही का जोरदार विरोध शुरू हो गया। राजधानी इस्तांबुल में एक बार फिर सैकड़ों छात्र सड़कों पर उतर आए और एर्दोगान के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। छात्रों के इस आंदोलन को वहां की विपक्षी पार्टियों ने भी समर्थन दिया, जिससे एर्दोगान की मुसीबतें और बढ़ गई। आंदोलन को कुचलने के तमाम हथकंडे आजमाए जाने के बावजूद प्रदर्शनकारी पीछे हटने को तैयार नहीं हुए। प्रदर्शनकारी पुलिस से भिड़ने में भी पीछे नहीं हटे। बाद में पुलिस ने ताकत का इस्तेमाल करते हुए कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया। वीडियो में पुलिस कई लोगों को जबरन घसीटते हुए ले जाती दिखी। प्रदर्शन के समय कई लोगों को हिरासत में ले लिया गया। हालांकि इससे भी छात्रों का हौसला कमजोर नहीं हुआ और वो मोर्चे पर डटे रहे। मुंबई की लाइफलाइन माने जाने वाली लोकल ट्रेनों में कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। इन लोकल ट्रेनों को कोरोना की वजह से पिछले साल मार्च में बंद कर दिया गया था, लेकिन 1 फरवरी से इन्हें शर्तों के साथ फिर से शुरू कर दिया गया। और शर्त ये है कि सफर के दौरान यात्रियों को मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी होगा, ताकि लोग कोरोना की चपेट में आने से बचे रहें। लेकिन प्रशासन की तमाम कोशिशों के बाद भी लोग कोरोना नियम को मानने को तैयार नहीं। मुंबई के सीएसटी रेलवे स्टेशन से जो तस्वीरें सामने आई, उसमें कुछ लोगों ने मास्क लगाने तक की जरूरत नहीं समझी। मास्क नहीं लगाने वालों पर कार्रवाई के लिए बीएमसी ने स्टेशन पर कर्मचारी भी तैनात कर दिए, लेकिन इसके बाद लोगों का रवैया नहीं बदला। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि बीएमसी के कर्मचारी मौजूद हैं और जिन्होंने भी मास्क नहीं पहना है या मास्क नाक के नीचे पहना है, उन्हें फाइन या दंड देते हुए नजर आ रहे हैं। जो लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं, उनसे 200 रुपए का जुर्माना वसूला जा रहा है। पकड़े जाने पर कुछ लोगों ने तो जुर्माना भर दिया, लेकिन कुछ लोग बीएमसी कर्मचारियों से बहस करने लगे, जबकि कुछ लोग मास्क नहीं लगाने के पीछे अजीबोगरीब दलील देने लगे। मेरा मास्क लगा हुआ था मैम, मैं खाली 2 मिनट के लिए ऐसा किया, इन्होंने मुझे तुरंत ही रुका लिया। बीएमसी कर्मचारियों का आरोप है कि जुर्माना मांगने पर कई लोगों ने उनसे बदतमीजी भी की। 2 जन का हाथ में मास्क था, तो लोग फाइन दे रहे थे। दूसरा आके बोल रहे हैं कि ये लोग चोर है, इनको फाइन मत दो और भगाओ यहाँ से। यही नहीं, रेलवे की तरफ से भी इन ट्रेनों में सफर करने वाले लोगों से मास्क लगाने की अपील की गई। पश्चिम बंगाल में ममता सरकार आज अपने कार्यकाल का आखिरी बजट पेश करेगी। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के ऐलान से पहले ममता सरकार अपने कार्यकाल का आखिरी बजट आज पेश करेगी। पीएम नरेंद्र मोदी ने कोरोना महामारी और उसकी वैक्सीनेशन के मुद्दे पर दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति से फोन पर बातचीत की। इस बीच पीएम ने भरोसा दिया कि कोरोना के टीके और भारत में बनी दवाइयों का फायदा दक्षिण अफ्रीका समेत सभी देशों को मिलता रहेगा। सऊदी अरब की राजधानी रियाद में दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे तेज चलने वाला रोलर कोस्टर बनने जा रहा है। ये रोलर कोस्टर 155 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगा और इसके 2023 तक शुरू हो जाने की उम्मीद है। दिल्ली सरकार ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार उसके अधिकार कम करने जा रही है। न्यूज़ 18 की प्रियंका कांडपाल की रिपोर्ट है कि अधिकारियों के मुद्दे पर एक बार फिर दिल्ली सरकार और केंद्र के बीच तनातनी बढ़ गई है, क्योंकि केजरीवाल सरकार ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार उसकी शक्ति कम करके उपराज्यपाल को देने जा रही है, जिसके लिए वो केंद्रीय कैबिनेट में गुपचुप तरीके से एक प्रस्ताव लाई है। दिल्ली के डिप्टी सीएम ने इस मुद्दे पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार एलजी को इतनी पावर देने जा रही है कि वो दिल्ली की चुनी हुई सरकार के काम रोक सके, जबकि बीजेपी ने आर्टिकल 239 का जिक्र करते हुए ये साफ कर दिया कि केंद्र सरकार का जो भी फैसला है वो नियमों के मुताबिक है। लेकिन केजरीवाल सरकार ने बीजेपी की मंशा पर शक जताया। भारतीय जनता पार्टी पिछले दरवाजे से दिल्ली की जनता पे शासन करना चाह रही है। केजरीवाल सरकार की ओर से हो रहे इन हमलों का जवाब देने में बीजेपी ने भी देर नहीं लगाई और संविधान के नियमों की बात करते हुए पलटवार किया। इनको संविधान की जानकारी कम है, तो मैं मान सकती हूँ कि इनको लीगल एडवाइस की ज़रूरत है। 239 आर्टिकल 239 इनको कहिए कि पढ़ लें। मौसम के करवट बदलने के साथ उत्तराखंड के कई इलाकों में भी भारी बर्फबारी हुई। रुद्रप्रयाग में चोपता, तुंगनाथ और केदारनाथ में जबरदस्त बर्फबारी हुई। ये इलाके पूरी तरह बर्फ की सफेद चादर में ढक गए। बर्फबारी की वजह से एक तरफ जहां तापमान में कमी आई है, तो वहीं बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए बड़ी तादाद में सैलानी वहां पहुंच रहे हैं। हालांकि इलाके के लोगों को बर्फबारी की वजह से थोड़ी मुश्किलों का सामना जरूर करना पड़ रहा है, लेकिन वहां आने वाले सैलानी और टूरिज्म से जुड़े कारोबारी बर्फबारी से बेहद खुश नजर आ रहे हैं।
तो आप देखिए कि उत्तराखंड के कई इलाकों में जबरदस्त बर्फबारी हुई है और जो सैलानी वहां पर पहुंचे हैं वो इस नज़ारे को देखकर बेहद खुश हैं। बर्फबारी के साथ ही वहां पर तापमान में गिरावट आई है और ठंड बढ़ गई है। एक तरफ जो व्यापारी हैं वो खुश हैं कि उनका व्यापार बढ़ेगा, इस बर्फबारी के साथ सैलानी और ज़्यादा आएंगे। दूसरी तरफ जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं वो निराश भी हैं क्योंकि घर से निकलना उनका मुश्किल हो गया है। कोरोना काल में ब्रिटेन में स्वास्थ्य कर्मियों के लिए पैसे जुटाकर हीरो बने 100 साल के एक पूर्व सैनिक को खास से लेकर आम लोग तक अनोखी आखिरी विदाई दी। पूर्व सैनिक कैप्टन टॉम ब्रिटेन के लिए दूसरे विश्व युद्ध में लड़े थे, जिनका 2 दिन पहले कोरोना की वजह से निधन हो गया था। लेकिन जीते जी उन्होंने कोरोना से लड़ाई लड़ने में ब्रिटेन को जो मदद की, उसके सम्मान में खुद यूके के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने जमकर तालियां बजाई। ब्रिटेन की सेना और वहां की पुलिस ने भी कैप्टन टॉम को याद किया। जिस अस्पताल में वो भर्ती थे, उसके स्टाफ ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी। असल में खुद बोरिस जॉनसन ने ही कोरोना से लड़ाई में कैप्टन टॉम के योगदान के लिए लोगों से तालियां बजाने की अपील की थी। उनकी अपील का असर भी हुआ और ब्रिटेन के अलग अलग इलाके तालियों की आवाज से गूंज उठे। ब्रिटेन की संसद में भी 1 मिनट का मौन रखकर सांसदों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। कोरोना से निपटने के लिए जब पिछले साल ब्रिटेन में पहली बार लॉकडाउन लगाया था, तो कैप्टन सर टॉम मॉर ने स्वास्थ्य कर्मियों की मदद के लिए 3 करोड़ पाउंड से भी ज्यादा यानी भारतीय रुपयों में 327 करोड़ से ज्यादा की रकम दान के लिए जुटाई थी। उम्र के इस पड़ाव में अपनी कोशिशों की वजह से वो ब्रिटेन में हीरो बन गए थे। हालांकि कोरोना ही उनका दुश्मन साबित हुआ और 100 साल की उम्र में उनकी मौत हो गई। पटना में रुपेश सिंह के परिवार ने पुलिस की जांच पर सवाल खड़े किए हैं। पुलिस के दावों को खारिज करते हुए परिवार ने सीबीआई जांच की मांग की है। बिहार पुलिस ने रुपेश हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने का दावा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया था और हत्या के पीछे रोड रेज की बात कही थी। 12 जनवरी को एयरपोर्ट से घर लौटने के समय इंडिगो एयरलाइंस के स्टेशन मैनेजर रुपेश सिंह को बाइक सवार कुछ बदमाशों ने गोली मार दी थी। हाई कोर्ट की निगरानी में सीबीआई की जांच इस मामले में आप चाहती हैं? जी, संतुष्टि नहीं है इस बात से। हमको एक छोटा सा बात के लिए कोई इतना बड़ा दुर्घटना को अंजाम दे देगा, सही नहीं लग रहा है। 2 बच्चा को लेके रहना है, सुरक्षा तो चाहिए ना। परिवार के आरोपों के बाद अब इस मामले में सियासत भी शुरू हो गई। की जांच का विषय है, लेकिन उनके परिवार ने इस जांच में सवाल खड़ा किया है। तो जांच होनी चाहिए और तरीके से होनी चाहिए। और हमको लगता है कि सफ़ेद पोशों को बचाने के लिए और जो वीआईपी लोग हैं और ब्यूरोक्रेट हैं, उनको बचाने के लिए सारी प्रक्रिया की जा रही है। कि निश्चित तौर पर पटना पुलिस पर हमें गर्व है। जो पटना के सीनियर एसपी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया और जो अपराधी पकड़े गए वो भी कबूल किया कि मैंने ही मारा था रुपेश जी को, तो कल उन्वेदन हो गया। इसमें ईफ अगर बट का सवाल क्या है? उत्तर प्रदेश के मथुरा से एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई, जहां लोगों ने एक बछड़े और बच्चिया की शादी बड़ी धूमधाम से कराई, जिसमें बैंड बाजा भी था और बाराती भी शामिल हुए। सिर पर सेहरा बांधकर बछड़ा पूरी शान के साथ बग्गी पर सवार होकर अपनी दुल्हन बच्चिया को लेने उसके दरवाजे पर पहुंचा। इंसानों की शादी की तरह इस शादी में भी सभी रस्में कराई गई। शादी के लिए टेंट लगाया गया, बारातियों के बैठने का इंतजाम तक किया गया, यहाँ तक कि बछड़े को सामान भी दिया गया। हम 33 करोड़ देवताओं की पूजा नहीं कर सकते। नंदी बाबा का और नंदी मैया का विवाह कर दें, जिसके अंदर 33 करोड़ देवताओं का वास है। इस अनोखी शादी में लोगों के अलावा कई जानवर भी शामिल हुए। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में एक जूट मिल में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। बताया गया कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी, जिसने जल्दी ही मिल के एक बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया। हर तरफ भीषण लपटें नजर आने लगी। आग इतनी भयंकर थी कि उससे उठने वाली ऊंची लपटों को काफी दूर से ही देखा जा सकता था। आग लगने की जानकारी मिलते ही दमकल की कई गाड़ियां वहां पहुंची और लपटों पर पानी डालकर आग बुझाने की कोशिश शुरू की, लेकिन लपटें इतनी जबरदस्त थी कि उन पर पानी की बौछारों का भी कोई असर होता नहीं दिखा। इस बीच वहां लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई।
कई लोग तो आग के पीछे किसी साजिश का शक जताने लगे। এরা যেটা বলছে শর্ট সার্কিট হয়ে আগুন লেগেছে, কিন্তু মিল চলছে, এত লোক আছে, তাতে শর্ট সার্কিটে আগুন লাগতে পারে। हालांकि बाद में दमकल कर्मियों ने पूरी ताकत झोंकते हुए आग पर काबू पा लिया। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने अभियान की शुरुआत कर दी। न्यूज 18 के हरेंद्र सिंह की रिपोर्ट है कि दिल्ली सरकार राज्य में प्रदूषण कम करने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल पर जोर देगी, जिसके लिए स्विच दिल्ली अभियान की शुरुआत की गई है, जिसके तहत दिल्ली में 2024 तक जितनी गाड़ियां बिकेंगी उनमें 25% इलेक्ट्रिक गाड़ियां बेचने का लक्ष्य रखा गया है, जिसे पूरा करने के लिए सरकार 2 पहिया इलेक्ट्रिक वाहनों पर 30,000 और कार पर 1.5 लाख रुपए की मदद देगी और ये रकम 3 दिनों के भीतर लोगों के बैंक खातों में चले जाएंगे। इसके अलावा इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने वाले ना तो रोड टैक्स उन्हें देना होगा और ना ही रजिस्ट्रेशन चार्ज लगेगा। इतना ही नहीं, सरकार पूरी दिल्ली में 100 चार्जिंग स्टेशन भी बनाएगी ताकि लोग आसानी से अपनी गाड़ी चार्ज कर पाए। 2024 तक दिल्ली में जितने भी व्हीकल्स खरीदे जाते हैं उसमें कम से कम 25% व्हीकल जो हैं वो ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होने चाहिए। केरल पहुंचे जेपी नड्डा ने त्रिशूर में रैली की। केरल के त्रिशूर में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक रैली की, जिसमें उन्होंने केंद्र की एनडीए सरकार की उपलब्धियां गिनाई। प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी, स्पेशल अटेंशन एंड फोकस हैज बीन गिवन टू केरला। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग के उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया जिसमें मई में राज्य में पंचायत चुनाव करवाने का सुझाव दिया गया था। अदालत ने कहा कि 30 अप्रैल तक प्रधानों के चुनाव करवा लिए जाएं, साथ ही 15 मई तक पंचायतों से जुड़े सभी चुनाव पूरे हो जाने चाहिए। इससे पहले चुनाव आयोग ने कोरोना की वजह से इन चुनावों में देरी की दलील दी थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तांडव वेब सीरीज मामले से जुड़ी एक याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया। साथ ही देश में अमेजॉन प्राइम की प्रमुख अपर्णा पुरोहित की गिरफ्तारी पर अभी रोक लगा दी। इससे पहले इस वेब सीरीज पर हुए विवाद के बाद अपर्णा पर एफआईआर दर्ज की गई थी। इसी को देखते हुए अपर्णा ने अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की थी। दिल्ली में 26 जनवरी को हुई दंगों से जुड़ी कुछ और तस्वीरें सामने आई। इन तस्वीरों में दंगाई पुलिस पर हमले की तैयारी करते दिखे। उनमें एक तस्वीर में वो लोग पुलिस को घेर कर खड़े नजर आए। ज्यादातर लोगों ने अपने चेहरे छिपा रखे थे और उनके हाथों में डंडे भी दिखाई दी। दंगों की जांच में जुटी दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच इन आरोपियों की तलाश में जुटी है। तो दिल्ली के नकाबपोश गुनहगार, ये देखिए न्यूज 18 इंडिया पर सबसे पहले एक्सक्लूसिव तस्वीरें, जहां पर कुछ नई तस्वीरें सामने आई है और कैसे हमला करने की योजना बनाई गई। कुछ नकाबपोश नजर आ रहे हैं और वो पुलिस वालों को घेर कर खड़े भी हैं। तो ये देखिए जो 26 जनवरी के दिन दिल्ली में हिंसा हुई थी, अब उसकी कुछ और तस्वीरें सामने आई हैं। कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले से एक डरा देने वाली तस्वीर सामने आई। वहां एक तेंदुआ आवारा कुत्ते का पीछा करते हुए एक फार्म हाउस के टॉयलेट में घुस गया, जिसके बाद वहां के कर्मचारियों ने तुरंत टॉयलेट का दरवाजा बंद कर दिया, जिससे तेंदुआ और कुत्ता दोनों अंदर बंद हो गए। इस घटना की जानकारी तुरंत वन विभाग को दी गई। वहां पहुंची वन विभाग की टीम ने तेंदुए को पकड़ने के लिए जाल बिछाया, लेकिन वो उन्हें चकमा देकर वहां से भाग निकला। इससे पहले तेंदुए की खबर मिलते ही वन विभाग और पुलिस की टीम पूरे तामझाम के साथ मौके पर पहुंची। पिंजरा, जाल, बेहोश करने वाले हथियार और खुदाई करने वाली मशीनों की मदद से टॉयलेट में बंद तेंदुए को पकड़ने का काम शुरू किया गया। वन विभाग के लोगों ने सावधानी बरतते हुए अपनी अपनी जगह ले ली। इस दौरान वहां लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई, तो कुछ लोग अपने घरों से इस पूरी कार्रवाई को देखते नजर आए। लेकिन इतनी कोशिशों के बावजूद तेंदुआ रेस्क्यू टीम के हाथों से भाग निकला। हालांकि जिस कुत्ते का शिकार करने के लिए वो इस मुसीबत में फंसा था, उसे उसने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। दिल्ली के सरिता विहार में मुठभेड़ में एक इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया गया। दिल्ली के सरिता विहार इलाके में मुठभेड़ के समय इनामी बदमाश को गोली लगने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। उस पर 50 से ज्यादा मामले दर्ज थे और 12 राज्यों की पुलिस उसकी तलाश में थी। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में 5 लाख के 2 इनामी नक्सलियों समेत 5 नक्सलियों ने पुलिस और सीआरपीएफ के अधिकारियों के सामने सरेंडर कर दिया। राज्य में घर वापस आइए अभियान के तहत पिछले 7 महीने में 293 नक्सली सरेंडर कर चुके हैं। अमेरिका पर मौसम का टॉर्चर जारी है और खबर है कि वहां के न्यू जर्सी में आए बर्फीले तूफान ने आसमान से इतनी आफत बरसाई कि 122 साल पुराना रिकॉर्ड टूट गया और शहर के शहर बर्फ की चादर में ढक गए। सब कुछ बर्फ में छिप गया। जहां तक नजर गई वहां बर्फ ही बर्फ दिखी। वहीं अमेरिका की न्यूयॉर्क सिटी में तो बर्फीले तूफान के गुजर जाने के 2 दिन बाद भी उसके पीछे छूटा बर्फ का ढेर साफ नहीं हो पाया।
वहाँ जगह जगह बर्फ का अंबार लगा नजर आया। इतनी बर्फ हटाने में सफाई कर्मियों की भी कमर टूट गई। सर्दी की सौगात माने जाने वाली बर्फबारी ऐसी आफत साबित हुई जिन पार्कों में बच्चों की वजह से रौनक लगी रहती है वो भी वीरान दिखे। न्यूयॉर्क सिटी में 3 दिन पहले लगभग 2 फीट तक बर्फ गिरी थी। अमेरिका से गहरा रहे तनाव के बीच रूस ने एक बार फिर शक्ति प्रदर्शन कर माहौल को और गर्मा दिया है। रूस ने इस बार अपनी हवाई ताकत का प्रदर्शन किया, जिसका वहां के रक्षा मंत्रालय की तरफ से एक वीडियो भी जारी किया गया। वीडियो में कई लड़ाकू विमान हवा में ही ईंधन भरने का अभ्यास करते नजर आए। ये विमान बर्फ से ढके इलाके के ऊपर से उड़ रहे थे, जहां उन्होंने एक एक कर आसमान में ही ईंधन भरने की अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। यह अभ्यास इसलिए भी खास था क्योंकि इसमें तेल ढोने वाले बड़े विमान की जगह छोटे लड़ाकू विमानों ने ही आपस में ईंधन की अदला बदली की। अभ्यास के समय मिग और सुखोई के अलग अलग मॉडलों ने हिस्सा लिया। इनमें बम बरसाने वाले विमान भी शामिल थे। लड़ाकू विमानों की आपस में ईंधन भरने की ये तकनीक फिलहाल चुनिंदा देशों के पास ही है। हाल में कार्यवाहक प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और उनकी ओर से लिए गए फैसले के विरोध में बवाल थमता नहीं दिख रहा है। वहां की संसद भंग करने और दोबारा चुनाव कराने के फैसले के खिलाफ केपी शर्मा ओली के विरोधी फिर राजधानी काठमांडू की सड़कों पर उतरे और उन्होंने वहां जमकर बवाल किया। वहां से आई एक तस्वीर में कुछ प्रदर्शनकारी बीच सड़क पर टायर जलाकर अपना विरोध करते दिखे। सभी ने पीएम ओली के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। हालांकि वहां तैनात पुलिस ने टायरों को फटाफट बुझा दिया। एक जगह पर तो कुछ लोग पुलिस के रोके जाने पर भड़क गए और वो उससे धक्का मुक्की करने लगे। इससे पहले हंगामे की आशंका को देखते हुए पूरी राजधानी को किले में तब्दील कर दिया गया। चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती कर दी गई। केपी ओलीले जुन दिन संविधान मिच्ने काम छोड्नुहुन्छ, जुन दिन यो गतिविधि छोडिन्छ, त्यस दिन हामी सडकबाट हामी फर्किन्छौं। पीएम ओली के विरोध में ये प्रदर्शन उनकी ही नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के एक धड़े से जुड़े छात्र संगठन ने किया। सभी ने सरकार से दोनों फैसलों को वापस लेने की अपनी मांग दोहराई। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बर्फबारी से फिर से ठंड बढ़ गई। तो हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में जबरदस्त बर्फबारी हुई है, जिससे ठंड बढ़ चुकी है। आप तस्वीरें देखिए, हर तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है और इस बर्फबारी से मैदानी इलाकों में भी ठंड बढ़ गई है। मौसम ऐसा ही बना रहेगा। आज भी काफ़ी ज़्यादा बर्फबारी हुई है, तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। जो वहाँ पर सैलानी पहुँचे हैं, जो इस बर्फबारी को देखने के लिए ही इन राज्यों में पहुँचते हैं, वो इन तस्वीरों को देख करके बेहद खुश हैं। आप तस्वीरें देखिए, जहाँ तक नजर जा रही है सिर्फ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। ये जम्मू कश्मीर डोडा की तस्वीरें आप देखिए, यहाँ पर भी जबरदस्त बर्फबारी हुई है। सड़कों पर बर्फ है, गाड़ियों की छतों पर बर्फ है, पेड़ों पर बर्फ है और तापमान में भी भारी गिरावट दर्ज की गई है इस बर्फबारी के साथ ही। गुजरात के अहमदाबाद से हैरान कर देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई, जिनमें मामूली कहासुनी के बाद दो गुट आपस में भिड़ गए। बताया गया कि बीच सड़क पर शादी के लिए पंडाल लगाने पर विवाद बढ़ा, जो कुछ ही देर में इतना बढ़ गया कि उसमें एक गुट के कुछ लोगों ने आग लगा दी। हालात बिगड़े तो दूसरा गुट भी कहां शांत रहने वाला था। उन लोगों ने आगजनी का जवाब पत्थरबाजी से दिया। दूसरे गुट के कुछ लोग लगातार दूसरे पक्ष के लोगों पर पत्थर फेंकते नजर आए। इस हंगामे की एक ऐसी तस्वीर भी सामने आई जिसमें एक आदमी हाथों में बड़ा डंडा लेकर दौड़ता हुआ दूसरे गुट के शख्स की तरफ आया, लेकिन इससे पहले कि वो हमला कर पाता, उस शख्स ने उसकी तरफ पत्थर फेंक दिया, जिसके बाद दोनों के बीच गहमागहमी बढ़ गई। दोनों को एक दूसरे से दूर करने के लिए एक महिला वहां पहुंची, लेकिन उन्हें समझा पाना इतना आसान नहीं था। जिस शख्स ने पत्थरबाजी की थी उसने दूसरे आदमी को ढकेलकर सड़क पर गिरा दिया और फिर उस महिला के साथ वहां से चला गया। पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी से फिर से ठंड बढ़ गई। जम्मू कश्मीर के डोडा समेत कई इलाकों में भारी बर्फबारी हुई, जिससे पारा एक बार फिर लुढ़क गया। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के भी कई जिलों में बर्फबारी से ठंड बढ़ गई। मध्य प्रदेश के छतरपुर में प्रशासन ने कई बदमाशों के मकानों पर बुलडोजर चलवा दिए। सरकारी जमीन पर अतिक्रमण की वजह से ये कार्रवाई की गई। भारत और इंग्लैंड के बीच 4 टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला टेस्ट आज से चेन्नई में शुरू होगा। इस मैच के लिए ऋषभ पंत को भी टीम में शामिल किया गया है। यूपी में मौजूद IIT कानपुर ने दुश्मनों पर नजर रखने के लिए एक हेलीकॉप्टर बनाया। इसे बनाने वाले प्रोफेसर का दावा है कि हेलीकॉप्टर 5 किलो तक के वजन के साथ 50 किलोमीटर तक उड़ान भी भर सकता है।
जिसे जमीन पर बैठा शख्स वहीं से कंट्रोल कर सकता है। इससे एक खुले मैदान में उड़ाकर दिखाया भी गया, जिससे ये पता लग सका कि उसके काम करने का तरीका कैसा है। डे नाइट कैमरा लगा सकते हैं जो कि सर्विलांस के लिए इस्तेमाल किया सकता है। IIT कानपुर के इस हेलीकॉप्टर का उड़ान भरने और उतरने का तरीका भी बिल्कुल बड़े हेलीकॉप्टर की तरह ही है। दिल्ली में स्पेशल सेल और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में एक 12 राज्यों में वांटेड बदमाश को गिरफ्तार किया गया है। सरिता विहार इलाके में मेवाती गैंग के साथ मुठभेड़ में पुलिस ने इस बदमाश को गिरफ्तार किया है। बताया गया कि यह बदमाश 50 वारदातों को अंजाम दे चुका है और 2 राज्यों में इस पर इनाम भी है। मुठभेड़ में बदमाश को गोली लगी, जिसके बाद उसे गिरफ्तार किया गया। तो सरिता विहार इलाके में यह मुठभेड़ हुई और इनामी बदमाश था। 2 राज्यों में इस पर इनाम था। इसके अलावा कई राज्यों में इसकी तलाश थी। 50 से ज्यादा वारदातों को ये बदमाश अंजाम दे चुका था और इसे दिल्ली के सरिता विहार इलाके में मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों को दिल्ली में आने से रोकने के लिए सड़क पर लगाई गई नुकीली कीलों को निकाल दिया गया है। पुलिस के मुताबिक इन कीलों को कहीं और लगाया जाएगा। दिल्ली पुलिस ने 26 जनवरी को दिल्ली में हुई हिंसा से सबक लेते हुए हुड़दंगियों को राजधानी में घुसने से रोकने के लिए उन्हें लगवाया था। लेकिन रातों रात नुकीली कीलें सुबह होने के साथ मुड़ी दिखाई दी, जिसके बाद उन कीलों को वहां से उखाड़ने का काम तेज हो गया। बॉर्डर से सामने आई तस्वीर में एक मिस्त्री छेनी और हथौड़े की मदद से सड़क पर लगी कीलों को निकालने में व्यस्त दिखा। कीले जो है यहाँ से ये जो पूरी पत्ती लगाई गई है, इसको सब दिल्ली पुलिस की तरफ से उखाड़ा जा रहा है। दिल्ली पुलिस ने साफ किया कि कीलों को वहाँ से निकालने से सुरक्षा व्यवस्था पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अभी हटाया नहीं गया, केवल उसकी रिपोजिशनिंग की गई है। गाजीपुर बॉर्डर पर 3 किलोमीटर तक कई लेयर की बैरिकेडिंग के बाद इन कीलों को लगाया गया था, ताकि हुड़दंगी ट्रैक्टर या किसी और तरीके से राजधानी में घुस ना सके। कुछ इसी तरह की तैयारियां टिकरी बॉर्डर पर भी की गई, ताकि दिल्ली में किसानों को आने से रोका जा सके। गणतंत्र दिवस के मौके पर राजधानी में हुई हिंसा से सबक लेते हुए वहां सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई और हुड़दंगियों की तरफ से पत्थरबाजी की आशंका को देखते हुए उस इलाके के काफी बड़े हिस्से में बड़े बड़े जाल बिछा दिए गए। बैरिकेड किए गए हैं, कीले लगाई गई है, इस तरीके के जाल लगाए गए हैं ताकि अगर पत्थरबाजी हो तो वो नेट पर जो पत्थर है वो अटक कर गिर जाएं। दिल्ली में हुड़दंगी घुसकर उत्पात न मचा सके, इसके लिए वहां कटीले तारों को लगाने के अलावा कई और इंतजाम भी किए गए। कटीले तारों के नीचे इस तरीके से सीमेंटेड बैरिकेडिंग को रखा गया है और अब इस बैरिकेडिंग को भी ऊंचा किया जा रहा है। इतना ही नहीं, बॉर्डर से लेकर टिकरी मेट्रो स्टेशन तक कंटेनर लगाकर रास्ते को ब्लॉक भी कर दिया गया, ताकि अगर उपद्रवी घुस भी जाएं तो उनके लिए आगे बढ़ना आसान ना हो। सुरक्षा के पुख्ता इंतजामों की वजह से दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंचे विपक्ष के सांसद भी धरने पर बैठे किसानों से नहीं मिल पाए, क्योंकि नेताओं को बैरिकेडिंग पार नहीं करने दी गई। इन सांसदों ने कृषि सुधार कानूनों के विरोध में धरने पर बैठे किसानों से मिलने की कोशिश की, जिसके लिए बाकायदा सभी सांसद एक बस में सवार होकर बॉर्डर के लिए निकल पड़े। अकाली सांसद हरसिमरत कौर ने बस में बैठते ही आरोप लगा दिया कि सख्त बैरिकेडिंग से किसानों की घेराबंदी करना गलत है, जो किसानों के लोकतांत्रिक अधिकारों के खिलाफ है। आप कहते हैं बात करें, लेकिन आने का रास्ता में आपने कीले ठोक दिए, बैरिकेड बना दिए। कहते टेलीफोन करिए तो इंटरनेट बंद कर दिया, तो बिजली नहीं है, कहाँ से फोन चार्ज करेगा। लेकिन बस में बैठी हरसिमरत कौर और बाकी सांसदों को शायद ये अंदाजा नहीं था कि बैरिकेडिंग के दूसरी तरफ जाने की उन्हें भी इजाजत नहीं मिलेगी। सांसदों की बस को बैरिकेडिंग से कुछ दूर ही रुकना पड़ा। कुछ दूर पैदल चलकर तमाम नेता बैरिकेडिंग तक पहुंच गए। सुरक्षा व्यवस्था में लगे जवानों और अफसरों को काफी देर तक समझाते रहे, लेकिन बैरिकेडिंग पार करने की इजाजत नेताओं को भी नहीं मिली। बैरिकेडिंग काफी ज्यादा, रास्ता पूरी तरीके से बंद है, तो इससे आगे फिलहाल ये सांसद नहीं जा सकते। यहीं पर खड़े होकर के मीडिया से बात कर रहे हैं। विपक्ष के सांसदों में अकाली दल के अलावा टीएमसी, एनसीपी और डीएमके के नेता भी शामिल हुए। सांसदों ने दावा किया कि इस मुद्दे को संसद में उठाया जाएगा। आपको देखा हाल जाके स्पीकर साहब को एक बार फिर बोलेंगे। किसानों से मिलने की नेताओं की सारी कोशिशें जब नाकाम हो गईं, तो फिर बस में सवार होकर बॉर्डर से लिटिंस दिल्ली के लिए निकल पड़े। इस बीच डीटीसी बसों को लेकर दिल्ली सरकार के फैसले पर घमासान मच गया। न्यूज़ 18 की प्रियंका कांडपाल की रिपोर्ट है कि दिल्ली पुलिस की ड्यूटी में लगाई गई 576 डीटीसी बसों को केजरीवाल सरकार ने डिपो में तुरंत लौटने के निर्देश दिए हैं। दिल्ली सरकार की डीटीसी बसें किसान आंदोलन के दौरान अलग अलग सुरक्षा एजेंसियां इस्तेमाल कर रही हैं, जिनको वापस मंगवाने के लिए दिल्ली परिवहन विभाग की तरफ से डीटीसी बस के सभी डिपो को ईमेल भेजा गया, जिसमें जवानों को नीचे उतारकर बसों को डिपो में लौटने के लिए कहा गया
और यही नहीं, परिवहन विभाग ने डीटीसी को यह भी निर्देश दिया कि सरकार की इजाजत के बिना दिल्ली पुलिस को बसें ना दी जाए। लेकिन डीटीसी कर्मचारी एकता यूनियन ने दिल्ली सरकार के इस कदम पर आपत्ति जताई और फैसला वापस लेने की मांग की, जबकि आम आदमी पार्टी की तरफ से ये दलील दी गई कि सरकार ने ये फैसला आम जनता को हो रही परेशानी को देखते हुए लिया। 600 बसें डीटीसी की अगर दिल्ली पुलिस महीनों तक अपने पास ये कह के रखे कि हमें रखनी है, तो ये मुझे लगता है कि उस गरीब आदमी के साथ अन्याय है। लेकिन दिल्ली पुलिस ने डीटीसी की बसें वापस लेने के अरविंद केजरीवाल सरकार के इस फैसले पर बीजेपी की तरफ से कड़ी आपत्ति जताई गई। कोई तो कॉन्ट्रैक्ट किया होगा ना दिल्ली पुलिस ने सरकार के साथ, उस कॉन्ट्रैक्ट को आप ऐसे खड़े खड़े विड्रॉ नहीं कर सकते। इस किस्म के लोग हैं जो कि डैमेजेस भी तो क्या आपके मेरे टैक्स पेयर्स के पैसे से जाएगा ना, कोई पर्सनली इसकी जेब से थोड़ा ही जा रहा है। 26 जनवरी को दिल्ली में हुई हिंसा का एक और वीडियो सामने आया। बताया गया कि यह वीडियो दिल्ली के मॉडल टाउन इलाके का है। इसे वहां मौजूद एक शख्स ने बनाया, जिसमें ट्रैक्टर रैली में शामिल हुए लोग पुलिस पर हमला करते नजर आए। इन लोगों ने डीटीसी की बस पर कब्जा कर लिया और जैसे ही पुलिस वाले उन्हें रोकने के लिए आगे बढ़े, प्रदर्शनकारी हथियार लेकर उनके पीछे दौड़ने लगे, जिसके बाद बाइक पर सवार पुलिस वालों को वहां से भागना पड़ा। इस बीच एक पुलिस वाले को उपद्रवियों ने हथियार से मारने की कोशिश की, क्योंकि वो वहां से नहीं हटा था। लेकिन जैसे ही उस पर हमला हुआ, वो किसी तरह जान बचाकर वहां से भागा। हिमाचल प्रदेश में बारिश और बर्फबारी की वजह से मौसम एक बार फिर बदल गया। एक और जहां एक साल पहले की बर्फबारी को देखकर पर्यटकों के चेहरे खिल गए, तो वहीं वहां रहने वाले लोगों की परेशानियां बढ़ गई, क्योंकि राजधानी शिमला समेत राज्य के ऊंचाई वाले इलाकों में कई इंच बर्फबारी हुई, जिससे सड़कों पर बर्फ की मोटी परत बिछ गई। शिमला के एक इलाके से जो तस्वीरें सामने आई, उनमें एक तस्वीर में सड़क पर जमी बर्फ को प्रशासन के लोग मशीन की मदद से हटाते नजर आए। इस दौरान आसमान से लगातार बर्फ गिरती रही। यही नहीं, फिसलन बढ़ने की वजह से मशीन को भी सड़क से बर्फ हटाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। भारी बर्फबारी की वजह से शिमला की तमाम सड़कें बंद हो गयीं, लेकिन साल की इस पहली बर्फबारी ने पर्यटकों के चेहरे पर मुस्कान ला दी। कई लोग तो आसमान से सफेद रुई की तरह गिरते बर्फ का मजा लेने के लिए सड़कों पर निकल आए। जो एंजॉयमेंट देखने को मिली है, इसका आनंद ही अलग है। थोड़ी देर में बर्फबारी से आसपास के सभी इलाके जैसे सफेद हो गए। पेड़ पौधे, पहाड़ और मकान की छतें बर्फ से ढक गयी। जहां तक नजर गई, वहां तक सिर्फ बर्फ ही बर्फ नजर आया। आज की ताजा खबर में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए न्यूज़ 18 इंडिया के साथ।